अभी आप 11th कॉमर्स में, जहां पे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे, जहां पे आपने ये सपना देखा होगा कि भैया हम हमारे 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अच्छा मुकाम क्या हासिल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप अपने 11th कॉमर्स की इस जर्नी में आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपने जो सपना देखा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा परसेंटेज स्कोर करने का, एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करने का, वो सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर आप इतने दावे के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल सकते हो। मैं इसलिए ये चीज कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी वो 11th और 12th कॉमर्स की जर्नी मैंने भी आपकी तरह ही अक्वायर की, और साथ ही साथ मैंने कई सालों से दोस्तों को मेरे देखते आया हूं कि वो क्या चीजें कर रहे हैं और क्या गलतियों की वजह से उनका जो ये सपना होता है कि 10th के मुकाबले उनके 12th में एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करने का, वो अधूरा क्यों रह जाता है। इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों के बारे में जानेंगे, और आज यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जो हर एक जो बच्चा 11th कॉमर्स में रहता है वो अपनी जर्नी के दौरान करता है, जिसकी वजह से उसका जो सपना है, उसका जो मकसद है अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स लाने का, वो अधूरे का अधूरा ही रह जाता है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर ये बता देना ऐसी कौन सी गलतियां आपको लगती है जो आप अपनी कॉमर्स की जर्नी में कर रहे हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, और बहुत ही ज्यादा फ्री रहो बताने के लिए, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी तब तक आप अपनी गलती को सुधारो कैसे। तो ये है, तो सबसे पहले जो भी गलती करोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये जो गलतियां मैं बताने वाला इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो ये भी मुझे जरूर बताना। सबसे पहली चीज आती है आपका एकेडमिक शिफ्ट आता है। अभी एकेडमिक शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हम हमारे 10th स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट टाइम पे आप प्रिपरेशन क्या करना चालू किया था लास्ट मोमेंट पे, और प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट के करने के बावजूद भी उनको जो है परसेंटेज जो थे उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा परसेंटेज का आ गया। जिन्होंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा भी परसेंटेज का कई सारे लोगों को देखने मिला। अब वही जो कॉन्फिडेंस है, वही ओवर कॉन्फिडेंस जो है उनका कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये आपका जो कॉमर्स का जो जर्नी है वो खराब कर देता है। जहां पर उन्होंने कॉमर्स ये सोच के लिया था मैक्सिमम स्टूडेंट ने कि भैया मेरा मार्क्स कम आया तो मैं साइंस के लिए नहीं बनाऊं, मैं कॉमर्स के लिए बनाऊं। कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, भैया कॉमर्स में कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, मैं आराम से मेरी सारी चीजें जो है मैं कवर कर लूंगा, ये चीज भी लिखा है। मैं आपको बता दूं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे 10th यहाँ पे लाई करता था तो कॉमर्स यहाँ पे लाई करता है। समझ में आ गया 11th कॉमर्स। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि उसको हल्के में मत लेना, उसको मजाक में मत लेना, क्योंकि 11th कॉमर्स में जो भी आपको कंसेप्ट समझ रहे होंगे, जो भी चैप्टर्स है आपको, जो भी थियोरीज है आपको, जो भी सम्स है आपको, ये ऐसे कुछ सम्स है, ये ऐसी कुछ थियोरीज है जो शायद आपको नहीं समझ में आ रही है एक बार में, और आपने सोचा ठीक है इसको रहने देते, नहीं करेंगे उसको, बाद में हम करेंगे, बाद में हम पूछेंगे, और वो कल कल करते करते वो चीज रह ही जाएगी और आप कभी समझेगा नहीं। और ये चीज का आपको बोलते हैं ना एक रिग्रेट का फील होगा जब आप 12th में जाओगे, आप देखोगे भैया जो 11th में पढ़ा था उसका तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे 12th में देखने मिल रहा है, वो वही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे भी लगाने पड़ रहे हैं। फिर आप 11th पढ़ने बैठोगे, या फिर चलो 12th भी ऐसे तैसे निकाल रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आप देखोगे जो बेसिक चीज आपने 11th में पढ़ी थी 11th में आपको क्लियर होनी चाहिए, तो वही क्लियर नहीं, उसकी वजह से आपको आगे की चीजें नहीं आ रही और वही चीज रिपीट होते हुए दिखाई दे रही। तो मैं आपको बता दूं 11th कॉमर्स की क्लास में आप जो भी चीजें पढ़ते हो, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, वो सारी इक्वल ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो आपके आगे ग्रेजुएशन में स्टडीज में आपको क्या काम आने वाले दोस्तों, समझे आप। ठीक है, तो आपको हर एक चीज जो है वो क्या पता रहनी चाहिए, हर एक चीज को आपको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। और ये जो कॉन्फिडेंस अगर लेकर चल रहे हो कि भैया कॉमर्स है, कॉमर्स में तो कुछ पढ़ना नहीं होता, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12th की पासिंग रेशियो देख लोगे तो साइंस की कंपैरिजन में कॉमर्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। जहां पे जो साइंस में जो पासिंग परसेंटेज होता है वो 97% है, वही कॉमर्स पे जो होता है 91.20% होता है। यानी लगभग 8% के जो बच्चे होते हैं, 8 से 9% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप इससे समझ सकते हो कि कॉमर्स बहुत ज्यादा हलवा नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, इसलिए आपको भी इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं, आप बोलेंगे सर क्या 10th की तरह कोई कंबाइनिंग रूल नहीं रहता, भैया चलो कंबाइनिंग रूल भी बता देता हूं। यहाँ पे साइंस वालों की बात कर लेता हूं, यहाँ पे कॉमर्स वालों की बात कर देता हूँ। अब साइंस वालों की अगर मैं बात करूँ तो साइंस वालों का जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वहीं कॉमर्स वालों का जो इंटरनेस होता है वो 20 मार्क्स का इंटरनेस होता है। हाँ, हालांकि दोनों के जो पेपर्स होते हैं, ओवरऑल पेपर अगर मैं बात करूँ वो कितने मार्क्स के होते हैं, वो 100 मार्क्स के होते हैं। और 100 मार्क्स में से दोनों को ही पासिंग के लिए कितने चाहिए होते हैं, 35 चाहिए होता है, और इनको भी 35 ही चाहिए रहता है। अगर इनको इन्होंने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से निभाया, अच्छे से चीजें कवर कर ली, तो ये आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से 28 तो स्कोर ही कर लेते हैं। अब इनको 35 स्कोर, यानी अगर पास ही सिर्फ होना है, सिर्फ जस्ट पास होने के लिए भी इनको कितना स्कोर करना पड़ेगा,
7 से 8 मार्क्स ही इनको स्कोर करना पड़ेगा, और ये इन्होंने कर लिया तो ये आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन वही मैं आपकी बात करूं, अगर आपने 20 मार्क्स स्कोर किया, चलो मैं बोल रहा हूँ 20 मार्क्स स्कोर किया, चलो 18 स्कोर किया, आपको कितने मार्क्स का गैप आ रहा? आपको सीधा सीधा अगर हम बात करें, अच्छा खासा नहीं तो कुछ नहीं तो अगर मैं बात करूं तो आपको 15 से 20 मार्क्स, 15 से 17 मार्क्स का क्या फर्क आने वाला है। ठीक है, आपको 15 से 17 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। हालांकि अगर मैं बात करूं साइंस वालों में चीजें थोड़ी सी और डिफिकल्टी लेवल होती है, लेकिन आप सिर्फ जस्ट पास होने वाली अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो आप इस तरह की है। तो आप ये समझ के रखो कि आपके लिए भी मुश्किलें हैं, अगर आप ये चीजों को अभी से हल्का में लेने लगोगे तो आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ, मैं रिसोर्सेज की बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो अलग अलग पब्लिकेशन यूज करोगे, टारगेट यूज करोगे, कोई रिलायबल यूज करोगे, सारी चीजें यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई सारे यूट्यूब पे आप चैनल्स देखेंगे, आप अलग अलग चैनल्स पे कंसेप्ट देख रहे होगे, समझ में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सबसे जो ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा जो रिलायबल होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका टेक्स्ट बुक। मैंने ऑलरेडी कई बार आपको चीजें बताई है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है वो सबसे की रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके जो पेपर्स भी चेक होंगे वो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चेंज करो। मैं ये नहीं कहता कि आप पब्लिकेशन मत यूज करो, आप यूज करो, लेकिन 10 पब्लिकेशन के पीछे मत भागो, कोई भी एक पब्लिकेशन नक्की करो, उसी पब्लिकेशन को आप फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि आप 10 जगह भागोगे तो आप 10 जगह में 10 अलग अलग चीजें देखोगे, 10 अलग अलग चीजें देखने की वजह से आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो भी चीजें चेक करो, आप हमेशा एक ही चीजें फॉलो करो, एक तो टेक्स्ट बुक फॉलो करो और एक तो पब्लिकेशन। जो भी पब्लिकेशन आप टारगेट फॉलो करना चाहते हो, आप रिलायबल फॉलो करना चाहते हो, नवनीत का फॉलो करना चाहते हो, आप जो भी फॉलो करना चाहते हो वो एक टारगेट और एक पब्लिकेशन क्या फॉलो करो। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे ऑलरेडी 11th के कई सारे जो कंटेंट्स हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी भी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स जो है नए नए बना रहा हूँ, अकाउंट्स के लेक्चर्स में नए नए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मैंने कवर करके रखा है। आपके ओसीएम का अगर मैं बात करूं 6 से 7 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अपलोड है, अकाउंट्स आपका अपलोडेड है, लेकिन अकाउंट्स की सीरीज में वापस से स्टार्ट किया, मैं चीजें आपके लिए लेकर रहा हूं। तो रिसोर्सेज 10 जगह रिसोर्सेज के चक्कर में भागो, एक ही को फॉलो करो किसी भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टडिंग विदाउट प्लान। अब यहाँ पे एक जो सबसे पहली दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी प्लान्ड मैनर में स्टडी नहीं करते। जब मन किया बुक उठा लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, जब मन किया बुक बंद कर दिया, जब मन किया जो टॉपिक मन किया वो टॉपिक उठा लेते। नहीं भाई, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी चीज को याद करनी है, आप एक दिन पहले रूटीन बना लो कि कल मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, कल मुझे कितने घंटे पढ़ना है। क्यों पता है क्या? क्यों इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जब आप पहले से प्लान बना के रख लोगे, पहले से चीजें कवर करके रख लोगे, तो आपको पता रहेगा कि भैया आज मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है और मैं यही टॉपिक कर लूंगा तो मेरा आज का टारगेट क्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा ये सोचने में कि भैया मुझे क्या चीजें करनी है, कौन सा टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, कौन सी चीजों को मुझे पहले करना है या फिर कौन सी चीजें मैं दूसरी करूं, ये चीजें में सोचने में आपका टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होगे। जब चीजें प्री प्लान रहेगी तो आप आराम से चीजों को कवर कर लोगे और अपनी चीजों को खत्म भी टाइम पे क्या कर लोगे। दोस्तों समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी चीज आप कवर कर रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हो, वो सब एक दिन पहले होना चाहिए और एक टाइम टेबल फॉलो करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए अभी से 11th कॉमर्स में आपकी क्या टाइम टेबल होनी चाहिए, क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, मुझे मैं बताऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिर नेक्स्ट आता है लूजिंग फोकस। सबसे पहली चीज ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम अभी हमारे 11th में मस्ती में बहुत ज्यादा गुम हो जाते हैं, जहां पर हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि भैया कि हम कॉमर्स की जर्नी में है, कॉमर्स की दुनिया में, यहाँ पे पूरी चीजें अलग है। आप हर एक चीज नहीं पढ़ रहे, कोई भी चीज आपने पहले नहीं पढ़ी थी इस सब्जेक्ट में इंग्लिश को छोड़ने के अलावा। ठीक है, यहाँ पे हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक टॉपिक जो आपके लिए नया है, इससे पहले आपने कभी भी वो सब्जेक्ट वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े भी कुछ भी लिख के आ जाओगे और आपको टीचर जो वो मार्क्स दे देगा और आप अच्छा खासा इमेज आपका बना लोगे। नहीं, इतना भी इजी नहीं, इतना भी आसान नहीं है। समझ में आ गया? आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, इक्वली इंपॉर्टेंस भी देनी पड़ेगी और मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई नहीं करोगे तो आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो चौथी चीज होती है वो प्रोग्रेस आप ट्रैक नहीं कर पाते हो। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। नहीं भाई, आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, आपको इवैल्यूएट भी करना है कि आपकी कमी क्या है। ठीक है, आपको क्या सुधारना है, आपको क्या नहीं सुधारना है, किस पे काम करना है। आप पहले देखो, आपको लर्निंग आप करो, लर्निंग करने के बाद आपको कितने टॉपिक्स याद हो रहे हैं। ठीक है, याद होने के बाद आप देखो कि आप आंसर कैसे प्रेजेंट करो, क्या एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी से टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो वो जाके आपका आगे फ्रूटफुल होगा, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, जहां पे आपको ध्यान देना है कि पर्टिकुलरली अगर मैं कोई एक सम कर रहा हूं तो सम करने में मुझे कितना टाइम जा रहा है। अगर मैं आंसर प्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या आंसर इसी फॉर्मेट में मुझे लिखना चाहिए, इतने मार्क्स के लिए क्या मुझे यही चीजें लिखनी है। ये हमेशा अपने टीचर से, अपने स्कूल के टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से हमेशा चेक करवाते रहो, इवैल्यूएट करवाते रहो।
क्योंकि जब तक गलतियां पत्ते नहीं चलेंगी तब तक आप सुधार पाओगे क्या? आप तब तक सुधार नहीं पाओगे। इसलिए कह रहा हूं जो भी चीजें हैं, जो भी पार्ट है, उन पार्ट को आपको क्या करना है, आपको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। हर एक चीज को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करते हुए चलना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें बता दी। अब आप कौन सी गलती कर रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।